अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के ताल्लुक़ से बात करने वाला हूं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत दिन गैप होकर है, आपको बहुत मुश्किल होगा शायद। आप जो पहले पढ़ा चुके हैं हम लोग भूल गए होंगे, इस वजह से दोबारा मॉडल क्वेश्चन पेपर का मॉडल बता रहा हूं, इसलिए कि एग्ज़ाम्स करीब है और ये हमारे काइज़न का रिवीजन क्लास है। बहुत अच्छे अंदाज से हम लोग पढ़ा चुके हैं 10 महीने मई से मार्च तक। दोबारा हम लोग क्वेश्चन पेपर मॉडल समझा रहे हैं, इसलिए कि आप दोबारा तैयारी कर सके और जो भूल गए दोबारा रिकॉल कर ले, आपको पढ़ना आसानी हो बोलकर हम लोगों की ड्यूटी ये है आपको आसान करना, पढ़ना आसान करना, समझना आसानी हो आपको। तो ये क्वेश्चन पेपर मॉडल है कन्नड़ा सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर मॉडल है, ये आपको समझना है। ये क्वेश्चन पेपर मॉडल है, मॉडल क्वेश्चन पेपर का मॉडल है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर होगा, इसके हिसाब से आपको तैयारी करना होगा। पहले बोल चुका हूँ, आप हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 2 किस्म के बच्चे रहते, 2-3 किस्म के बच्चे रहते हैं। जो डिस्टिंक्शन लाने के बच्चे हैं पूरी नोट्स पढ़ चुके हैं, दोबारा किस तरह तैयारी करना बोल के। जो कमज़ोर बच्चे हैं, आप लोग भी कुछ ना कुछ पढ़ना ही है एग्ज़ाम के लिए, उसमें कौन सा पढ़ना ज़रूरी है आपको बोलकर दोबारा जो एवरेज बच्चे हैं, आप लोग भी पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ, हम पढ़ाए हैं क्लास में, आपको किस चीज़ को रिवीजन करना ज़रूरी है बोलकर। चलिए हम क्वेश्चन पेपर मॉडल के ताल्लुक़ से बात करते हैं। पहले मैं बोल चुका हूँ, पहला मेन है क्वेश्चन नंबर वाइज बोलता हूँ। टोटल क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 38। आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 38। कौन से भी बच्चे हो, डिस्टिंक्शन आने वाले हो या कमज़ोर बच्चे हो, पूरा वीडियो देखने से आपको हिम्मत आ जाएगी कन्नड़ा पढ़ने की। सब्र से देखिए, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस तरह फॉलो कीजिए, इंशाअल्लाह सक्सेस होंगे। चलिए, आपको मालूम है टोटल क्वेश्चन होंगे 38 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, टोटल 38 क्वेश्चंस होंगे। आपको अच्छी तरह मालूम रहे टोटल क्वेश्चंस 38 रहेंगे। आप जब क्वेश्चन पेपर पकड़ते हैं आपको मुकम्मल मालूम रहे ये क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे। अच्छा याद रखें, जब भी मैं हर मेन की जब बात करता हूँ, ये क्वेश्चंस कहाँ से होंगे और ये क्वेश्चन की तैयारी किस तरह करना है, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे किस तरह करना है और कमज़ोर बच्चे किस तरह करना है, दोनों बातें करते जाता हूँ। पहला मेन है ये क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, टोटल 4 मार्क्स। ये पूरे 4 क्वेश्चन भी ग्रामर से होंगे, जिसे व्याकरणा बोलते हैं, संधि समासा। संधि से तो एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। कभी कभी ऐसा सोचते हैं अच्छे पढ़ने वाले बच्चे, सर हमने संधि वर्ड्स मालूम है, कन्नड़ा में कितने वर्ड्स हैं उसमें कौन से पुस्ती मालूम नहीं ना बोलकर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो टेक्स्ट बुक में है उसी से आएंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भाषा अभ्यास में है, नोट्स के बाद हम जो लिखाते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। ये पूरे 4 क्वेश्चंस मल्टीपल में होंगे। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो अब तक ग्रामर नहीं समझ सके, क्लास में हो कहीं भी हो, या समझे हैं या भूल गए, जो भी बच्चे हैं आप लोग इजी जो टॉपिक हैं, फॉर एग्जांपल द्विरुक्ति है, अनुकरणव्यय है, इसको आसानी से समझ सकते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक, ये पूरे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं आप। जो कमज़ोर बच्चे हैं परेशान ना हो, ऐसा न को समझो ग्रामर है कितना इतना ज़्यादा है ना, 4 मार्क्स को इतना पढ़ना ना, ऐसा नहीं, परेशान नहीं होना, जितना समझ में आता समझना। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत ख्याल रखते हैं, 1 मार्क्स भी आपको जो अहम है वो बच्चे संधि समासा हर चीज़ का ख्याल रखें। नामपदा, सर्वनामा के किस्में कौन से ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। सर्वनामा के 3 किस्में, पुरुषार्थ का सर्वनामा, प्रश्नार्थ का सर्वनामा, आत्मार्थ का सर्वनामा, आपको मालूम रहे अच्छे अंदाज से। और अगेन पुरुषार्थ का सर्वनामा, आत्मार्थ का सर्वनामा को एग्जाम्पल कौन से, तानु तनगे, इस तरह आसानी से समझे। मैं बार बार क्लास में भी बोलते रहता हूँ, ग्रामर चीज़ रटने की नहीं है, बाय हार्ट करना नहीं है, बस आपको देखकर समझना है क्या चीज़ हो। जैसा मैं केसरी बात उपीट को समझ से नहीं, केसरी बात उपीट देखते समझ में आता, खाने से पहले भी समझ में आता, इस तरह बस समझना है। द्विरुक्ति कौन सा, अनुकरणव्यय कौन सा, जोड़ी पदा कौन सा, नुड़ीगट्टू कौन सा, इस तरह समझना है, इसका मसला हल, को परेशान होना नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 16 तक रहेंगे, 12 क्वेश्चंस रहेंगे। इसकी तैयारी किस तरह बोलकर मैं बार बार आप लोगों को बोल चुका हूँ,
नोट्स पहले से पढ़ना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन सा भी कानून ऐसा नहीं है नोट्स पहले से पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी नोट्स में जो इजी आपको लगता है वो पढ़े, और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको हाईलाइट करें। मैं हाईलाइट करने का भी, हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या है, हाईलाइट करने से क्या क्या फ़ायदा होता है, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। आप कोशिश करें जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उसको पढ़े। जो भी, फॉर एग्जांपल, गोपालನ ಗೆಳೆಯರ ಹೆಸರೇನು, रामू किट्टी नानी माधो। बहुत सारे लड़के सोचते कन्नड़ा नहीं पढ़ सकते, देखो 4 नाम याद रखना है, रामू किट्टी नानी माधो। ये ऐसा नहीं है, कानून पढ़ने का ऐसा नहीं है आप जो पढ़ रही हो एग्ज़ाम में आना ज़रूरी नहीं है, आप पढ़ना ज़रूरी है, ये है। और इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारी पढ़ने की नीयत हो तो अल्लाह ख़ुद ब खुद कामयाबी देता है। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो भी इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं पहले से लेसन से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हसी मसी कृषि के क्वेश्चन आंसर ईजी हैं। हसी मसी अंदरेनो, हसी अंदर ಯುದ್ಧ, मसी अंदर साहित्य रचने, पुट्टराजर तंदे ताया ಹೆಸರೇನು, इस तरह आसान आसान सवाल हैं। जो भी आसान आसान है उसको पढ़े, हाईलाइट करें। हाईलाइट किस लिए करना बोलकर मैं आखिरी में बताता हूँ, उससे क्या फ़ायदा होता, कौन सा भी क्वेश्चन आंसर पढ़कर हाईलाइट करने से फ़ायदा क्या होता बोलकर आप याद रखें। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरी नोट्स में दोबारा रिवीजन करें, और याद रखें बाय हार्ट नहीं होना, समझकर आंसर देने की सलाहियत आपके अंदर रहना है। ऑलरेडी हम काइजन वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर, टेस्ट के क्वेश्चन पेपर बहुत सारे और मॉडल क्वेश्चन पेपर दे चुके हैं, उसको पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 1 मार्क्स के ताल्लुक से कुछ भी डाउट नहीं समझता हूँ। जो भी पूरी नोट्स पढ़ें दोबारा रिवीजन करें, जो थोड़े थोड़े पढ़ें उसे दोबारा रिवीजन, जो कम पढ़ें बच्चे वो बच्चे दोबारा रिवीजन करें, और कौन सा इजी लग रहा पढ़ सकते हैं देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तक 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 24 टोटल क्वेश्चन होंगे 8, 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन होंगे, 16 मार्क्स। अच्छा याद रखिए, होता क्या, जो कमज़ोर मीडियम बच्चे हैं, कन्नड़ा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मैथ से सब समझ में आता, कन्नड़ा थोड़ा मुश्किल महसूस होता आपको। अच्छा याद रखो, ऐसा नहीं ये मेन छोड़ देना, ये मेन छोड़ देना, ये थोड़े देख लेना पास होती, तैयारी इस तरह नहीं है। हर मेन में मिनिमम मार्क्स लेना है। अब याद रखिए, क्वेश्चन पेपर में ए मेन के पूरे लेना, ए मेन में नहीं लेना, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ तो फेल होने का चांसेस रहता। कभी आपको ए मेन को तैयारी करके रहते, थोड़ी तैयारी होने की वजह से ए मेन में जो आप तैयार होकर रहते वो क्वेश्चन नहीं भी आ सकता। इस वजह से ए मेन में मार्क्स लेते, इसमें नहीं लेते, टफ है, ऐसा नहीं सोचना। हर मेन में मिनिमम मार्क्स लेना। ग्रामर का कुछ ना कुछ आप समझना है, 4 मार्क्स में 2 तो आती हैं, ऐसा सोचना जो कमज़ोर बच्चे हैं। अगेन यहाँ भी 12 मार्क्स में भी 6 मार्क्स तो भी आना है कम से कम, आपको इस तरह तैयारी करना, 6, 10 इस तरह तो भी। हर मेन में मिनिमम मार्क्स आपको आना है, याद रखिए। आप ऐसा नहीं बोलना सर मैं पूरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, 1 मार्क्स के पूरे पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं होना। 2 मार्क्स की तैयारी इस तरह करना है। पूरी नोट्स में जिस तरह 1 मार्क्स का जो कानून है सेम है, जो ईजी है उसको पढ़ना है। फॉर एग्जांपल काफ़ी कपोलेशन में बहुत इजी आंसर्स हैं, और टूसोड वैक्स म्यूजियम में इजी आंसर्स हैं, और पोयम में भी इजी आंसर्स हैं। पोयम के किसी भी हालत से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स मिस नहीं करना, क्योंकि पोयम के आमतौर पर 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर्स के लाइन रहते, सेंटेंस रहते आंसर 1 मार्क्स के, वही सेंटेंसेस आमतौर पर 80% 2 मार्क्स में आते हैं। इस वजह से आप कोशिश करना 1 मार्क्स के कंप्लीट पोयम के क्वेश्चन आंसर्स पहले पढ़ लेना, उसके बाद लेसन के पढ़ने की कोशिश करना। तो 2 मार्क्स की जब बात आती, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में लेसन के पहले पढ़ना, क्योंकि पोयम में ऑलरेडी 1 मार्क्स के आप पढ़कर रहने के वजह से 2 मार्क्स के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लेसन में उस तरह नहीं होगा। 2 मार्क्स के पढ़कर रहना ही होगा, जब ही आप लिख सकते हैं। इस वजह से जो ईजी हैं पढ़िए, पहले जो ईजी है वो पढ़ना, उसके बाद टफ पढ़ना, हाईलाइट करना। हाईलाइट किस लिए करना, आखिर में मैं बोलता हूँ। जो भी क्वेश्चन आंसर आप पढ़ते हैं उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, जो ईजी है वो पढ़ना है, और ऐसा नहीं सोचना ईजी है पढ़ना, ईजी नहीं है वो छोड़ देना, ऐसा नहीं है। जो टफ सोचते बच्चे, जिसको मुश्किल महसूस हो रहा कन्नड़ा, ये बच्चे, ठीक है, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 17 टू क्वेश्चन नंबर 24 तक 8 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के। आप पहले पोयम के 1 मार्क्स के पढ़ेंगे, उसके बाद लेसन के 1 मार्क्स के पढ़ेंगे। जब 2 मार्क्स के पढ़ेंगे तो पहले लेसन के पढ़ेंगे, उसके बाद पोयम के पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
कवि परिचय आपको मालूम है, पूरे 11 या 12 कवि परिचय हम लोग ऑलरेडी नोट्स दे चुके हैं आपको। उसके याद करने के बहुत सारे तरीके मैं हमें ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। फर्स्ट लेसन पहले याद करो, लास्ट लेसन याद करो। अगेन शुरू के 2 पोएम, लास्ट के 2 पोएम, ऐसा भी याद कर सकते हैं। ऐसा याद करने से भी याद होता, या ईयर वाइज भी याद कर सकते हैं। सबसे सीनियर बसवण्णा का पहले कवि परिचय, सोनलिगे सिद्धारामा, कमल, तीनों 12th सेंचुरी, पहले इनको याद करना। उसके बाद कुमारव्यासा 14th सेंचुरी, को याद करना। उसके बाद कुवेंपु 1904, इसको याद करना। इस तरह सीनियरिटी के हिसाब से भी याद कर सकते या उल्टा भी याद कर सकते हैं। पहले 1975 रमेश गौड़ा एम के, उसके बाद नेक्स्ट सीनियर ऐसा भी याद कर सकते, या पहले लेसन के पहले पोएम के ऐसे भी याद कर सकते। कैसा भी, जैसा आपका माइंडसेट है, जैसा याद करने से आपको आसानी से याद हो रहा उस तरह याद कीजिए। लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी है 3 मार्क्स से। और एक इसमें अहम बात, सेंटेंस फॉर्मेशन में कवि परिचय लिखना है। ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्मेशन के ताल्लुक से आपको हम क्लास में बता चुके हैं और नोट्स भी दे चुके हैं। कॉमन सेंटेंस है, मैं ऑलरेडी लिखा कर हूँ बोर्ड पर भी। कॉमन सेंटेंस है, वो कॉमन सेंटेंस को बाहर करना। वो सेंटेंस में व्हेन ही वाज बॉर्न, वेयर ही वाज बॉर्न, विच बुक्स ही रोट, विच अवार्ड्स ही गॉट, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वहाँ फिल करना है। जब चल के आप सक्सेस होंगे। नए से सेंटेंस फॉर्मेशन बनाते बोले तो मुश्किल होता। ऑलरेडी सेंटेंस फॉर्मेशन बना कर हैं हम लोग, उसको बाहर करें और समझे। जब तक आप क्वेश्चन आंसर बाहर नहीं करते, समझ कर बाहर नहीं करते, बिल्कुल बेकार होगा। और एक अहम चीज़ ये है, बसवण्णा, अक्का महादेवी, सोनलिगे सिद्धारामा, इन तीनों में भी प्रशस्तिಗಳು नहीं रहेगा, अवार्ड नहीं रहेगा, अंकितनामा रहेगा। आपको याद रहे, अंकितनामा बसवण्णा, कूडल संगम देवा, अक्का महादेवी, चन्ना मल्लिकार्जुना, इस तरह अच्छे अंदाज से आपको याद रहे। इनका प्रशस्ति नहीं रहेगा, इनका रहेगा अंकितनामा। ओके, इसको किसी भी हालत से याद करना है। पहले सेंटेंस याद करना, कॉमन सेंटेंस जो लिखा कर हैं, पढ़ा कर हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन शुरू से याद करना क्या भी ज़रूरी नहीं है। और या इस तरह भी याद कर सकते हैं। पहले पूरे टेक्स्ट बुक में कवयित्री फीमेल राइटर्स 2 हैं, एक अक्का महादेवी, दूसरे सुकन्या मारुति, दोनों पोएम से, वचनगलु और एणी पोएम से। ओके, ये दोनों पहले याद करना, उसके बाद दूसरे याद करना। जैसा आप मुनासिब समझते उस तरह याद करना है। क्या भी तरीक़ा नहीं इधर से याद करना हो, ऐसा क्या भी नहीं है, जैसा आप मुनासिब समझते हैं। रिवीजन करना, जब भी याद करते रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। कवि परिचय स्पेशली कंफ्यूज होता, आपको डेट कंफ्यूज हो सकता है, प्लेस कंफ्यूज हो सकता है, इसका ख्याल रखें। नेक्स्ट है सारांश। सारांश मीन्स समरी, पोएम का समरी लिखना। ऑलरेडी इसके भी कॉमन सेंटेंसेस में लिखा कर हूँ। पोएम समरी का तरीका यह है, पहले इस एक स्टैंजा देता, 4 लाइन्स के एक स्टैंजा देता। वो जो 4 लाइन्स ही ये किस पोएम से लिया गया है बोलकर एक पहला सेंटेंस लिखना। ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯವನ್ನು, ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೊರಡ ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬರಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಚೈತನ್ಯವು, ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠ ಮುಕ್ತ ತಾರಕ ಕೇರಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ. ಎತ್ತಾಗರ ಓ पोयम में अगर दिया तो आपको ये लिखना होगा, ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸವಿಚೈತ್ರ ಎಂಬ ಪದ್ಯದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. मैं ऑलरेडी कॉमन सेंटेंस आपको सिखा कर हूँ। मैं यहाँ फिल इन द ब्लैंक रहेगा। ये डैश में जो ये ब्लैंक है यहाँ पर पोएम का नेम लिखना होगा। ओके, पोएम का नेम यहाँ लिखना होगा। ये कॉमन सेंटेंस रहेगा, ठीक है, ये कॉमन सेंटेंस रहेगा। ये जो पोएम के लाइन्स हैं ये किस पोएम से बोलकर आपको लिखना होगा। सेकेंड लाइन, ये पोएम लिखे सो पोएट का नेम क्या, ये भी कॉमन सेंटेंस है। ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದವರು, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ। ऑलरेडी मैं हमें लिखा है आपको। ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು, ये कॉमन सेंटेंस है। ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಕವಿ डैश। फर्स्ट सेंटेंस भी कॉमन है, उसमें सिर्फ पोएम नेम लिखना। सेकंड सेंटेंस भी कॉमन है, उसमें पोएट का नेम लिखना। थर्ड सेंटेंस, ಈ ಪದ್ಯದ ಭಾವಾರ್ಥ ಏನೆಂದರೆ, ಭಾವಾರ್ಥ वर्ड याद नहीं आया, ಈ ಪದ್ಯದ अर्थ ಏನೆಂದರೆ लिखकर पोएम शुरू करना। इसका भावार्थ क्या है यहाँ लिखना है, इसका माना क्या है आपको लिखना है। सर हम नहीं तैयार हुए हैं तो जैसा पोएम है वैसा उतारना, कम से कम इतना तो भी करना। लास्ट में ಎಂದು कवि
लास्ट में यंदु कवि ये पोएम का नाम लिखकर ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ बोलकर ना ऑलरेडी काइजन में नोट्स दे चुके हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो नोट्स चेक कीजिए, ये है कॉमन सेंटेंसेस हैं, याद कीजिए। मैं किस लिए इतना ट्रेस करके बोल रहा हूँ, आप सिर्फ पोएम लिख देना ये लिख देना नहीं है। हर कौन से के आप ऐसा सोचते हैं छोड़ो सर इसमें 4-5 मेन हमें तैयारी नहीं करते बचेस में लिखते, ऐसा नहीं होता, ये सही तरीका नहीं है। हर मेन में मिनिमम मार्क्स लेना है, मिनिमम 30% मार्क्स, 30, 40, 50% मार्क्स लेना है जो कमज़ोर बच्चे हैं। जो सिर्फ थोड़े मेन को तैयारी करे तो सक्सेस नहीं होंगे आप, ठीक है। मैं समझता हूँ कवि परिचय के ताल्लुक से कुछ भी डाउट नहीं है, सारांश के ताल्लुक से भी पोएम की समरी लिखना है। और कभी कभी आमतौर पर पोएम की समरी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसके पूरे पोएम की समरी आ जाती है, ऐसे भी थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। सद्दू माडदिरू में है ऐसे। सर हमें ओन से लिख सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल कवि सद्दू ಮಾಡದೆ ಬಾಳು ಬಾಳೆಲವ ಜೀವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। देखो कितना ಈಸಿ, ಗದ್ದಲದ ಬಿರುದಿರದ ಸೇರು ರೇವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, इस तरह लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा पोएम है उस तरह। लेकिन जो यहाँ कॉमन सेंटेंस शुरुआत में और आखिरी में रहना बहुत ज़रूरी है, वो रहना है। ओके, नेक्स्ट है अलंकारा। अलंकारा बहुत अच्छे अंदाज से मैं बार बार पढ़ा कर हूँ। अलंकारा के 2 किस्में, उपमा ಮತ್ತು रूपक। बहुत सारे लड़के अलंकारा बोल को सुनते जो हम ना आइट नहीं आते, अलंकारा क्या बड़ा टॉपिक समझते, बिल्कुल नहीं है, एंजॉय करके पढ़ सकते हैं। ऐसा टॉपिक है अलंकारा, आपको मालूम रहे उपमेय, उपमान, उपमावाचक, समान धर्म, 4 भी लिखे, वो सेंटेंस देकर रहेगा। अगर अंत्य रहा तो उपमा, अंत्य नहीं रहा तो रूपक। अच्छा याद रखे, कभी कभी अंत्य नहीं रहता वलू बोलकर रहता, वो हड़गन्नड़ा अंत्य है, वो भी उपमा अलंकार है। आप उपमा अलंकारा बोल के कंसिडर करना, उसमें उपमेय कौन सा, उपमान कौन सा, उपमावाचक कौन सा, समान धर्म कौन सा लिखना। ज़्यादा टेक्स्ट बुक में जो है वही देंगे जो लेसन में। आमतौर पर निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಲುಗಿರಿಯೇ ಬಿಡುವೆನೆ ಕಾದು ನಡೆಯೆಂದ नाड नरिय वलु हलुगिरिये। देखिए नाड नरिय वलु हलुगिरिये, वलु है अंत्य। अच्छा याद रखें, आप क्या समझ कर रहे थे, अंत्य रहा तो उपमा, अंत्य नहीं रहा तो रूपका। वलु भी अंत्य के बराबर है। नाड नरिय वलु, वलु है तो ये अंत्य है, ये उपमा अलंकार है। तो उपमेय कौन सा, उपमावाचक कौन सा, समान धर्म कौन सा, समान धर्म कौन सा आपको लिखना है। उपमावाचक कौन सा, सिर्फ उपमा अलंकार में सिर्फ उपमावाचक आता, रूपक अलंकार में उपमावाचक नहीं आता। और समान धर्म जो लिखने का तरीका मैं 2-3 तरीके बताया हूँ, जिसमें उपमेय उपमान लिखकर ख़त्म करना या कंक्लूजन देना सेंटेंस फॉर्मेशन में, जिसमें जो तरीका आपको पसंद है, जो आसान लगता तरीका उसको आप लिखें। नहीं सर हम लोगों को याद नहीं है तो नोट्स देकर हैं, बहुत अच्छी है नोट्स, उसमें दोबारा देखें, दोबारा याद आ जाएगा आपको। किसी भी हालत से अलंकारा मिस करना नहीं है, कोशिश तो करना कम से कम। उपमेय उपमान उपमावाचक समान धर्म लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गादे। गादे के ताल्लुक से आपको मालूम है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ಗಾದೆಗಳು ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಿಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಸಾರವೇ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು, ಇವು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಲು ಅರ್ಹ। ಇಂತಹ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಾದೆ। ये कॉमन सेंटेंस, ये कॉमन सेंटेंस में जहाँ डैश है, फिल इन द ब्लैंक है, जहाँ ब्लैंक है वहाँ पर जो गादे आपको एक्सप्लेन करना है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು। अगेन सेकंड पॉइंट शुरू करना, ಈ ಗಾದೆಯ अर्थ ಏನೆಂದರೆ, ऑलरेडी मैं नोट्स में बोल चुका हूँ, हम जो काइजन से जो नोट्स दिए हैं उसमें ऑलरेडी ये है, ಈ ಗಾದೆಯ अर्थ ಏನೆಂದರೆ। कौन सा भी गादे रहे, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट लाइन यही रहे, ಈ ಗಾದೆಯ अर्थ ಏನೆಂದರೆ। आप खुद लिखिए, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಕಷ್ಟ ಬೇಡ ಎಂದರೆ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಬೇಕು, जितना होता कोशिश करके मिनिमम 2 लाइन तो भी लिखे, लिखकर लास्ट लाइन लिखना है ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗಾದೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು। ये भी ऑलरेडी काइजन के नोट्स में है, कंक्लूजन का लाइन यही रहना है, आप नए से बनाना नहीं है। क्लियर, गादे के ताल्लुक से कम इतनी तैयारी करें। अगर फर्स्ट पॉइंट लिखे जो कॉमन सेंटेंस फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है, बीच में 2 लाइन लिखे तो इसका आंसर होगा 8 लाइन्स। आप ओन से लिखेंगे सिर्फ 2 लाइन्स। इस वजह से मैं बार बार बोलते रहता हूँ, एग्ज़ाम की तैयारी मतलब बेवकूफ़ों की तरह बैठकर रटते रहना ये नहीं है। अल दिमाग वल पास हो, जिन्हें दिमाग इस्तेमाल करेगा उन्हें पास होगा।
बेवकूफ़ की तरह कन्नड़ा पास हो जाना मतलब बैठकर रटना नहीं, समझना है, क्वेश्चन पेपर को समझना है। अच्छा याद रखें, हर मेन में मिनिमम मार्क्स आपको मिलना है। जो कमज़ोर, आमतौर पर मैं ज़्यादा कमज़ोर बच्चों की बात करते रहता हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। जो अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे आप मुकम्मल पढ़े, जिसको ऑलरेडी मैं गादेगुड़ू एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको किस तरह एक्सप्लेन करना है सब नोट्स दिए हैं और इजी लैंग्वेज में मैं नोट्स में एक्सप्लेन किया हूँ। अब पढ़कर देखिए, समझ में आ जाएगा। पढ़कर आप भी ओन एक्सप्लेन करना है, बाहर करके एक्सप्लेन करना नहीं है और हो भी नहीं सकता वो काम। नेक्स्ट है संदर्भा। संदर्भा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 15 मार्क्स हैं। संदर्भा अच्छा याद रखें, संदर्भा में 3 पॉइंट्स रहेंगे, एक सेंटेंस रहेगा, ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह 5 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 टू क्वेश्चन नंबर 33 तक संदर्भ रहेगा। पहला आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 29, इसमें 3 पॉइंट्स लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, ये सेंटेंस को किस लेसन से लिया गया है, ये लेसन लिखे इस वाले शायर का नाम। मैं ऑलरेडी इसका कॉमन सेंटेंस आपको बाहर करा चुका हूँ, लिखाया भी हूँ। मैं समझता हूँ सबको भी आता है। ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಬ ಪಾಠದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। अगर वो सेंटेंस पोयम में है तो पाठ के जगह पद्य लिखना होगा। फर्स्ट सेंटेंस में राइटर नेम, सेकंड फर्स्ट ब्लैंक में राइटर नेम, सेकंड खाली जगह में पोएट लेसन नेम लिखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हर बच्चे को लिखने आना है। आसानी होना बोलकर नोट्स भी दिए हम लोग ताकि आपको पहचान सके। इसमें अहम काम ये है, 5 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। कब? आपको सेंटेंस देखने के फ़ौरन पहचानना ये इसका माना क्या है, ये किस लेसन से लिया गया। आसानी होना बोलकर पूरे लेसन और पूरे पोयम के पूरे संदर्भ आपको एक पेपर में देकर हैं हम लोग, फ्रंट बैक में। फ्रंट पेज में लेसन के हैं, बैक पेज में पूरे पोयम के हैं। तो आप पढ़कर समझे, कुछ ना कुछ क्लू रहता। फॉर एग्जाम्पल गाने होगी पंडिता पुट्टराज गवाई में कण्णु बोलकर है, कण्णु मतलब भाई वो लेसन के ताल्लुक से असी मसी, कृषि में रईता बोलकर है, फार्मर के ताल्लुक से ज़्यादा है। इस तरह तो आप समझने की कोशिश करें। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, हर बच्चे को फर्स्ट पॉइंट किसी भी हालत से आना। सिर्फ आप फर्स्ट पॉइंट लिखने का सीख लीजिए, 5 मार्क्स आएंगे आपको। 15 में सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, हर एक में फर्स्ट पॉइंट लिखना, परेशानी कुछ भी नहीं। अगर सेकंड पॉइंट लिखे, ಈ ಮಾತನ್ನು ಇವರು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ये सेंटेंस किसने किसको कहा, सेकंड पॉइंट लिखे तो अगेन 1 मार्क्स, तो 5 थे 10 मार्क्स हो गए। थर्ड में आ रहा है, थर्ड सेंटेंस कब बोले तो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स आ जाएंगे, 15 मार्क्स हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखे। सर ये टफ है, इसको छोड़ देते नहीं। इसका हर क्वेश्चन का पूरा आंसर टफ नहीं रहता, कुछ हिस्सा इजी रहता, कुछ हिस्सा टफ रहता। कम से कम जो इजी हिस्सा है उसको तो भी सीखना है आपको, जो आसान हिस्सा है उसको तो भी सीखना है। हर में मिनिमम मार्क्स लेना ज़रूरी है। संदर्भ है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 to 33। आपको बगैर देखे क्वेश्चन नंबर्स के साथ मेन बोलने आना बहुत, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जब नए से पढ़ना, आपको मालूम नहीं है कौन सा कहाँ है, ऐसा होगा तो परेशानी होगी, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप क्वेश्चन पेपर पकड़ने के फ़ौरन मालूम रहना क्वेश्चन नंबर में, ये क्वेश्चन नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 34 दिस इज़ पोएम मैं लिखना। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर लिखते जाते तो आपको खुद मालूम हो जाता कितना और बाकी है। ठीक है, और हर मेन को क्लीन से अटेंड करते हैं। मिनिमम जैसा कमज़ोर बच्चे हैं मिनिमम अटेंड करना है, और जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लीन से मैक्सिमम क्लीन से अटेंड करना है, ऐसा अटेंड करते हैं। नहीं नए से जाकर देना तो परेशानी होगी। आपको बगैर देखे क्वेश्चन पेपर पैटर्न जैसा हम टीचर्स बोल रहे हैं वैसा बोलना आना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पोएम। आपको पोएम याद रहना। आमतौर पर ये डाउट रहता, सर निಟ್ಟೋಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ याद करना कि नहीं, याद करना नहीं है। सिर्फ ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು, ಸವಿಚೇತ್ರ के 2 स्टैंजा होंगे, कोरडा कोनरिची तुदिगे मुगुळनगे मुत्तिट्टु। नेक्स्ट उसके बाद गुरी के पोएम है, ಕೆಸರಳಿದ್ದರು ಮೇಲೆ ಬಾಂದಳವ ನೋಡಿ ಮಿಸುಪರ ವಿಕಿರಣಗಳ ಸಿರಿಗೆ ಮೆರೆದಾಡಿ ಮಸಗು ಅಂಬುಜದಂತೆ ಧ್ಯೇಯದಾಳ್ವೆ ಸಕೆ ಬಸಮಾಗು ಬಂದ ಮನುಜತೆಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ। उसके बाद और एक लास्ट स्टैंजा है, ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯು ಹಲವಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ದೇಹದೊಳಾತ್ಮವೆರಡಿರುವುದುಂಟೆ, ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸಾಧ್ಯಗಳು, ಒಂದೇ ಹೆಗ್ಗುರಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಹಗಲಿರುಳು। उसके बाद वचनों के 2 स्टैंजा है, बसवಣ್ಣ है कमादेवे याद रहे। और एक बात भूल गया मैं बोलने, संदर्भ में अगर वो लाइन वक्क महादेवी के पोएम से है तो याद रखिए, कौन सा भी वचनಗಳು से है तो बसवಣ್ಣ नहीं लिखना। वो पोएम में 3 स्टैंजा है, एक स्टैंजा एक पोएट का है। फर्स्ट नीर कंडली मुಳುಗುವರಯ್ಯ, दिस इज़ बसवಣ್ಣ। और एक आता
ಮರವಿದ್ದು ಫಲವೇನು ನೆಳಲಿಲ್ಲದನ್ನಕ್ಕ. तुम ऐसा नहीं समझना बसवಣ್ಣ वचनಗಳು नहीं ये अक्का महादेवी से. ओके, अलर्ट रहे. नेक्स्ट पोएम के ताल्लुक से 8 स्टैंजास याद करना है और आपको इसके ताल्लुक से बता भी चुका हूँ. कम से कम 4 स्टैंजा तो याद रहना. 4 स्टैंजा याद रखने का तरीका क्या है? देखिए, आपको बोधि वृक्षದ हाड़ू से 2 स्टैंजा याद रखना है, सवि चैत्रा से 2 स्टैंजा याद रखना है, गुरी से 2 स्टैंजा याद रखना है, वचनगढ़ से 2 स्टैंजा. कानून ये है, उन्हें एग्जाम में देगा तो कौन से भी 2 देगा, उसमें 1 लिखना होगा और वो 2 भी एक पोएम से होगा, नहीं तो इससे 2 देगा, इससे 2 देगा, इससे 2 देगा, इससे 2 देगा. इसलिए जो कमज़ोर बच्चे अब तक याद नहीं करे हैं, आप लोग ये 2 में 1 यानी 1, जिसको मुश्किल हो रहा है, ये 2 में 1, ये 2 में 1, ये 2 में 1. 8 के बजाय 4 भी याद रहा तो काम चल जाएगा. ठीक है, और याद रखिए किसी भी हालत से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना है. आप लिखकर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखकर दोबारा टेक्स्ट बुक से चेक कर लीजिए, किसी भी हालत से गलत नहीं होना है. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ है क्वेश्चन 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहेगा, वहाँ 2 क्वेश्चन रहेंगे, कौन सा भी 1 लिखना होगा. मैं बार बार बोलता हूँ 4 मार्क्स क्वेश्चन तैयारी में पहले 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं करना है. कभी भी 1 मार्क्स 2 मार्क्स की तैयारी करना, 4 मार्क्स की टाइम रहे तो तैयारी करना, क्यों मेरे तो एडजस्ट भी कर सकते हैं आंसर में. इस वजह से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में बालक पुट्टಯ್ಯ हारमोनियम नुಡಿಸಿದ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ बोलकर गाने योगी पंडित पुट्टराज गवाई लेसन से है, उसका ख्याल रखें. जो भी लॉन्ग आंसर्स हैं उसको समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि पूरे टेक्स्ट बुक से 26 शायद 4 मार्क्स क्वेश्चन है. 4 मार्क्स के लिए 26 पेजेस बाइट करना बहुत मुश्किल काम है. आप समझिए, जो भी बच्चे 100 को 100 स्कोर करें, उन्होंने सब 26 पेजेस नहीं याद करें, उन्होंने समझे, समझ कर लिखने के वजह से स्कोर हो सका. चुपके बाइट करने से फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं रखता है लिखने का. जब नहीं समझते सिर्फ बाइट कर ले तो डर लगते रहता है, ढंग से अटेंड नहीं कर सकते. जब समझे तो कॉन्फिडेंट रहता, मैं कर सकता हूँ बोलकर. नेक्स्ट 4 मार्क्स के ताल्लुक से 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 1 लिखना होगा. समझकर अटेंड करना बहुत ज़रूरी है. मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हर मेन में मिनिमम मार्क्स मिलना है, किसी भी हालत से मिलना है. 4 मार्क्स में 2 मार्क्स तो मिलना, हर एक में 50% की कोशिश करो, टोटल रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह. नेक्स्ट उसके बाद है अपठित गद्य कॉम्प्रहेंशन, जिसका लेसन होगा, उसके 2 क्वेश्चन होंगे. पहले 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते थे, अब 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं. इसके ताल्लुक से आपको बार बार पढ़िए, समझ कर आपको लिखना है. नेक्स्ट प्रबंध एसे रेटिंग. एसे रेटिंग की नोट्स ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं और इसको एक्सप्लेन भी किया हूँ. हर एक टॉपिक के ताल्लुक से एक्सप्लेन किया हूँ, इसका माना क्या है, इसको लिखने के तरीके कौन से, बाहट कर लिखना नहीं है. मैं बार बार बोलकर हूँ, नोट्स देकर हूँ, इसलिए कि आप पढ़कर सीखे किस तरह लिखा जाता. मैं इजी सेंटेंस में लिखा हूँ, आप भी इजी से बना सकते, क्या भी नहीं, क्योंकि 10-15 बाहट करना, उसमें से आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, ऐसा ये मुनासिब नहीं है. आपके अंदर कौन सा भी जो टॉपिक्स हैं उसमें से आता, उसमें तो ज़रूर आता. 20 टॉपिक्स बाहट करना आसान काम नहीं है, 20 पेजेस बाहट करना. 20 टॉपिक को समझिए, खुद ब खुद जो भी टॉपिक देगा आपके अंदर ये सलाहियत होगी वो टॉपिक को एक्सप्लेन करने की. और 3 स्टेप्स होंगे, आपको मालूम है. पीटी के पहले वो टॉपिक क्या बोलकर समझाना, सेकंड विवरण एक्सप्लेन करना उसको, नेक्स्ट उपसंहारा कंक्लूजन देना. अच्छा याद रखें, कुछ ना कुछ दे, से एक लाइन ही सही कंक्लूजन दे, जितना भी आपको समझ में आता. जैसा हमें लिखते वैसा लिखना क्या भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट लेटर राइटिंग है. बार बार मैं ये बोला हूँ, किसी भी हालत से मिस नहीं करना. 5 मार्क्स है लेटर राइटिंग को. पर्सनल प्रोफेशनल है, ऑलरेडी मैं पढ़ाने के वक्त आपको बोलकर हूँ, ज़्यादा आप पर्सनल लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पर्सनल लिखने से उसमें ಈಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ रहेंगे. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ, यहाँ तक ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ है. ಇನ್ನು लास्ट में ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯವಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ऐसा लिखकर ख़त्म कर सकते. आपको मालूम रहे, ऐसा ही बताता हूँ सिंपल. देखिए पर्सनल लेटर का मॉडल है ये, बता देता हूँ पर्सनल और प्रोफेशनल में क्या फ़र्क रहेगा. ये पर्सनल है, ये यहाँ आप लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे श्री. सवाल नहीं सर श्री क्यों लिखना, ये है वो है, ऐसा सब नहीं है. लिखना है, लिखना है. यहाँ लिखना दिनांक का डेट, यहाँ लिखना क्षेमा, यहाँ लिखना इन द फ्रम अड्रेस. यहाँ फ्रम अड्रेस लिखेंगे, यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर होगा, या ವಂದನೆಗಳು लिखेंगे, यहाँ इंती ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ लिखेंगे, नाम लिखेंगे. यहाँ लिखेंगे ಇವರಿಗೆ, टू एड्रेस यहाँ आएगा.
क्लियर, पर्सनल लेटर है। प्रोफेशनल लेटर आप लिखेंगे सिर्फ दिनांक का, शी और क्षेमा सिर्फ पर्सनल में होगा, याद रहे। प्रोफेशनल में शी क्षेमा नहीं रहेगा, सिर्फ दिनांक रहेगा। यहाँ लिखेंगे इंदा मीन्स फ्रॉम। अगेन हियर यहाँ लिखेंगे इवरिगे मीन्स टू। ओके, नेक्स्ट बॉडी ऑफ द लेटर, नेक्स्ट इंति निम्न विश्वासी सही। क्लियर, अच्छा याद रखें, फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस दोनों भी क्वेश्चन में रहेंगे, आप खुद समझ कर लिखना होगा। और किस लिए लेटर लिखना, ये भी रीज़न क्वेश्चन में रहेगा, आप समझ कर लिखना है। और इसमें कॉमन सेंटेंस है, फर्स्ट लाइन यही कॉमन सेंटेंस लिखना है। ई पत्र ई मेलिना मैं भूल गया, सब्जेक्ट विषय लिखना है। फॉर एग्जांपल 3 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ, 4 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ, क्या भी हो, ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ। यहाँ लिखना ई मेलिना विषय के संबंधिसिदंते, इसी लाइन से शुरू करना है। जो काइजन से नोट्स देकर हैं उसमें मॉडल लेटर राइटिंग भी है, मॉडल लेटर्स भी, उसमें हर लेटर में इसी लाइन से मैं शुरू किया हूँ। और लास्ट के ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ बोलकर ही ख़त्म किया हूँ, इसका ख्याल रखें। ज़्यादा आसान ये होगा, आप याद रखें, इसमें 2-3 सेंटेंसेस कॉमन रहेंगे। अच्छा याद रखें, क्षेमा इस ये वर्ड को यूज़ करना है। ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು भाविसुत्तेने। याद रखें, कभी भी लेटर राइटिंग में फर्स्ट लाइन में फ्रॉम एड्रेस रहेगा, सेकेंड लाइन में रीज़न रहेगा लेटर के लिए, थर्ड लाइन में टू एड्रेस रहेगा। आप खुद समझिए, देखिए, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ जाता है। कोशिश कीजिए, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर का मॉडल कंप्लीट समझ में आकर है। जो आपके टीचर्स हम लोग जो मेहनत किए उसको ज़ाय नहीं करेंगे, और आप समझदार हैं, आपकी ज़िम्मेदारी का एहसास आपके अंदर होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सब ये समझे हैं, सक्सेस होंगे इंशाल्लाह। बार बार बोलता हूँ, इसमें सिर्फ सर पोएम को रेडी हूँ, गाने को, ऐसा नहीं है। हर मेन को तैयारी करना, हर मेन में मिनिमम तैयारी किसी भी सूरत में हर बच्चे की होना है। मैक्सिमम तुम्हारी कैपेसिटी है, लेकिन मिनिमम तो हर एक को होना है। मिनिमम 50%, 4 में 2 होना, 12 में 6 होना, किसी भी सूरत में होना है। और हाईलाइट करने के ताल्लुक से मैं बोला था, हाईलाइट किस लिए करना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स किस लिए पढ़कर हाईलाइट करना बोलकर। बच्चों, हाईलाइट करने से क्या होगा, सबसे पहले पूरी नोट्स में इजी कौन सा है देखो, पढ़ो, हाईलाइट करो। ओके, ऐसा हाईलाइट करते जाने से आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा। अच्छा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं और पढ़ सकता हूँ बोलकर। और सबसे अहम क्या है, हाईलाइट कर को होने के बाद कौन से पढ़ना बोलकर आपको समझ में आ जाएगा। जो हाईलाइट होकर नहीं है वो पढ़ कर नहीं है, आप समझेंगे ओ ये ईजी है, मैं देख कर रीच नहीं हूँ, पढ़ना है, पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे। सबसे अहम ये है, जब एनुअल एग्ज़ाम कल है कन्नड़ा का, तो पूरा नोट्स उठाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कौन सा ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं। थोड़े एफएस में कर रहते, और हमें कैजन में भी थोड़ा बाहट करा कर रहते, आपको याद नहीं रहेगा। जब हाईलाइट कर हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, जो भी हाईलाइट है ऑलरेडी बाहट कर चुके हैं आप। तो पहले जो हाईलाइट करें उसको मतलब रिवीजन कर ले पक्का। अगर हाईलाइट नहीं है तो आप परेशान होंगे, कौन सा याद है कौन सा याद नहीं है, पहले से पढ़ने जाएंगे तो परेशान होंगे, याद नहीं होगा, आखिर में मुसीबत हो जाएगी। इस वजह से पहले हाईलाइट जो होकर है, हाईलाइट कर है तो ये फ़ायदा होगा। हाईलाइट जो होकर है उसको रिवीजन कर ले। उसके बाद आप जो टाइम है तो नए क्वेश्चन आंसर पढ़े, नहीं तो बस ठीक है, कल एग्जाम्पल